हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी बीएचयू एलएलबी प्रीवियस ईयर पेपर 2008 के तीसरे एपिसोड की, जहां पर मैंने पिछले 2 वीडियो में अभी तक कुल 45 क्वेश्चन की फुल डिटेल एनालिसिस के साथ उसकी सॉल्यूशन आपको दे चुका हूं और इस वीडियो में उसके आगे इस वीडियो में उसकी चर्चा करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ये चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो कल तक हमने जैसा कि बताया था मैंने कि बीएचयू एलएलबी के 2008 का सेट नंबर 1 हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा? सेट नंबर 1। और अभी तक हमने कुल कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है? शुरू से लेकर 45 प्रश्नों को हमने कल तक की वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 46वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 46वां क्वेश्चन है कि डॉट दे के पूछा हुआ है कि का परमादेश किसी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण निरोध से मुक्ति के लिए जारी किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ रीट की बात की गई है। किसकी? रीट की। और कौन सी रीट की संबंधित किससे पूछ रहा है? अन्यायपूर्ण निरोध। अन्यायपूर्ण निरोध। अब ध्यान दीजिए, अन्यायपूर्ण निरोध के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है, इसका कहने का तात्पर्य यह है। तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा दूसरा, हबीस कार्पस। कौन सा? हबीस कार्पस। इसका दूसरा आंसर ऑप्शन जो है वह क्या होगा? सही होगा। तो टिक लगा लीजिए आप लोग, यदि आपके पास पेपर है तो उसको टिक लगा लीजिए या फिर याद कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए कि जो रीट होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं और इनको जारी करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? पहला है किसके पास? उच्चतम न्यायालय के पास, और दूसरा है किसके पास? उच्च न्यायालय के पास। ठीक, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, और किसके पास? हाई कोर्ट के पास है। यही दोनों केवल क्या कर सकते हैं? रीट जारी कर सकते हैं। और आपसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें कि उच्चतम न्यायालय जो रीट जारी करता है वह किसके अधीन करता है? अनुच्छेद 32 के अधीन। वहीं उच्च न्यायालय किसके अधीन करता है? अनुच्छेद या आर्टिकल 226 के रिगार्डिंग। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है, कभी कभी पूछ देता है कि जो रीट निकालने की शक्ति यह सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्या वही शक्ति है, उतने ही बराबर की शक्ति उच्च न्यायालय के पास है या उससे विस्तृत है? तो ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय जो है केवल और केवल मूल अधिकारों के हनन के लिए इसकी जो एक सीमित दायरा है रीट निकालने की शक्ति का, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा उच्च न्यायालय जो है, जो हाई कोर्ट है, इसकी जो रीट निकालने की शक्ति है वह क्या है? विस्तृत है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 5 प्रकार की रीट होती हैं, उनमें से जो हैबीस कॉर्पस होता है वह अन्यायपूर्ण निरोध की बात करता है। मैं रीट पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप सभी वहाँ पर उसको देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न 47वां कि परमादेश किसी लोक अधिकारी को अन्यायपूर्ण धारणा का पद रिक्त कराने के लिए जारी करता है। मतलब वह कौन सा रीट है जो किसी व्यक्ति को, जो लोक पद पर वह आसीन है, वह किस अधिकार से आसीन है, और यदि वह गलत आसीन है तो उसको वह रिक्त कराएगा। तो इसके लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो वह की जाती है कौन सी? उसको यदि हम हिंदी में बोलें तो उसको बोलेंगे क्या? अधिकार परीक्षा। मतलब होता है अधिकार परीक्षा कि आप किस अधिकार से इस पद पर आसीन है। और यदि उस पूछता है कोर्ट कि आपको क्या अधिकार प्राप्त है कि आप इस लोक पद पर मतलब कि बैठे हुए हैं, यदि आप उसका सही उत्तर नहीं दे पाएंगे तो कोर्ट आपको आदेश के द्वारा उस पद से हटा देगा। तो यही जो आदेश होता है वह रीट का वह क्या कहलाता है? अधिकार परीक्षा या फिर क्यू वारंटो कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विधि विषयक प्राचीन कृतियां। तो ध्यान दीजिए, विधि अर्थात कानून का या लॉ का सबसे प्राचीन स्रोत क्या है? यह इंपॉर्टेंट है, वह क्या है? स्मृतियां हैं। क्या हैं? स्मृतियां हैं। खासकर जैसे कि मनुस्मृति। क्या? मनुस्मृति यह क्या है? प्राचीन विधि का एक स्रोत है। एग्जाम्पल है स्मृति का ये, क्या कि मनुस्मृति। यदि कोई पूछ दे कि विधि विषयक प्राचीन स्रोत या फिर विधि विषयक प्राचीन कृतियां हैं कौन सी, तो वो क्या है? स्मृतियां हैं, स्मृति है। ठीक, अगला इसका तो ऑप्शन नंबर 48 का क्या सही होगा? 48 का 3 होगा ऑप्शन नंबर। अगला हमारा प्रश्न है 49वां आज का कि कैविएट क्या है?
अब ध्यान दीजिए, मैक्सिमम जो अब अगले टर्म आएंगे वह थोड़े लीगल संबंधित हैं, और सभी लीगल टर्म्स हमने लीगल मैगजीन्स के वीडियो में जो लगभग 7 या 8 वीडियोज़ होंगी उनमें मैंने सभी की चर्चा कर चुके हैं, तो उनमें से हर एक चीज़ के बारे में आएगा। तो हमारा 49वां है कि कैविएट क्या है। तो मैंने बताया था वीडियो में कि कैविएट क्या है, एक प्रकार की एक चेतावनी है। क्या है? चेतावनी है। तो ऑप्शन क्या होगा? अ वार्निंग। तो ऑप्शन में देख मिलेगा आपको कि यह क्या है? अ वार्निंग या फिर एक चेतावनी है कैविएट। अब सबसे बड़ी बात कि कभी कभी पूछ देता है कि इस कैविएट की अवधि कितनी होती है। तो इस कैविएट की अवधि कितने दिन होती है? 90 दिन की। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी प्रश्न इससे पूछा हुआ है। मैंने बोला पहले कि यदि कोई टॉपिक है, यदि उससे रिलेटेड कोई प्रश्न भी निकलता है तो मैं इस वीडियो में इस माध्यम से आपको हर एक पॉइंट क्लियर करूंगा। अगला हमारा प्रश्न है ये 49वां प्रश्न था। अगला 50वां है कि अल्ट्रा वायरस। क्या? अल्ट्रा वायरस। क्या है? अल्ट्रा वायरस। मैंने बताया था कि 2 प्रकार की वायरस, अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस। अब अल्ट्रा मतलब क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा तो शक्ति के क्या होगा? वो बाहर होगा। जो चीज़ें शक्ति से बाहर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस। इंट्रा मतलब छोटा होगा, मुट्ठी में समा जाएगा, मतलब शक्ति के अंदर। शक्त्याधीन इसको भी बोल सकते हैं हम, या फिर शक्त्याधीन मतलब शक्ति के अंतर्गत जो आपकी करने योग्य है, शक्त्याधीन है, उसको इंट्रा वायरस। जो शक्ति के बाहर है, जो नहीं करने योग्य है, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायरस। इसमें कौन सा सही होगा? अधिकार से परे हो। क्या हो? अधिकार से परे हो, अर्थात बियॉन्ड द अथॉरिटी। आपका 50वें का जो उत्तर सही होगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 सही होगा। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब शक्ति से बाहर या फिर अधिकार से बाहर। अगला हमारा प्रश्न है कि दैवी प्रकोप है, अर्थात एक्ट ऑफ गॉड क्या है? एक प्रकार का यह क्या है? गुड डिफेंस है। यदि आप पढ़े होंगे जनरल डिफेंस में पढ़े होंगे तो उसमें जनरल डिफेंस में आपको एक्ट ऑफ गॉड की चर्चा की गई है। इसे एक अच्छा डिफेंस माना जा सकता है किसी कार्य से, किसी अपराध से बचने के लिए। मतलब एक्ट ऑफ गॉड क्या है? एक अच्छा डिफेंस है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो 51 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। मतलब एक्ट ऑफ गॉड क्या है? एक गुड डिफेंस है। अगला हमारा प्रश्न है कि कुछ सीधे से, 52वां प्रश्न है कि कुछ सीधे से लगने वाले शब्द जिनमें कुछ द्वैतीयक अथवा गुप्त अपमानजनक आशय निहित होते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो 52वां का आंसर कौन सा होगा? 3 सही होगा। कौन सा? 52 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर 3 होगा। इन्यूडो मतलब, अब इन्यूडो का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए, इन्यूडो का मतलब तो कुछ ऐसे शब्द या ऐसे मीनिंगफुल वर्ड्स जिनके कुछ क्या हो कि अलग, गुप्त एवं अपमानजनक चीज़ें हो, जो कि डिफेमेटरी फॉर्म में हो, जो क्या हो किसी का अपमान करें, किसी ख्याति में क्या करें, ठेस पहुंचाएं, वही इसको हम क्या बोलते हैं? इन्यूडो बोलते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 अन्य है। मैंने बोला था कि यदि क्वेश्चन से कोई अन्य क्वेश्चन बनेगा तो उसका भी उत्तर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो पहला ऑप्शन जो है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति के कार्य के लिए उसका जो सुपीरियर होता है वह क्या होता है? जिम्मेदार होता है। मतलब मान लीजिए किसी फर्म में, किसी कंपनी में कोई नौकरी कर रहा है, तो यदि उस नौकरी के दौरान कोई घाटा होता है, कोई ऐसा ऑफेंस होता है, तो उसके लिए लायबल कौन होगा? उसका प्रिंसिपल, उसका बॉस होगा। तो ये क्या है? रिस्पोंडेंट सुपीरियर है, इसका मतलब ये होता है। दूसरा विश मेजर, अभी मैंने बात की किसकी? एक्ट ऑफ गॉड की। तो एक्ट ऑफ गॉड जो चीज़ें होती हैं, जो ईश्वरीकृत चीज़ें होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? विश मेजर बोलते हैं। अगला हमारा लास्ट है इन्यूडो, मैंने बात चर्चा कर ही ली। और चौथा हमारा इसमें एक्टस रियस। एक्टस रियस मतलब होता है कि कोई एक्शन, कोई कार्य, एक कार्य या एक्शन जो अपराध के लिए किया गया हो, वह क्या कहलाता है? एक्टस रियस कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि विधिक शासन से क्या आशय है? रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 53 है। रूल ऑफ लॉ का मतलब पूछा है। ध्यान दीजिए, रूल ऑफ लॉ से संबंधित है कि यहाँ पर रूल किसका होगा? रूल यहाँ पर किसका होगा? लॉ का होगा, अर्थात वहाँ पर प्रभुत्व किसका होगा? विधि का होगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4, अर्थात विधि की अधीनता, पुलिस का कानून, फौजी कानून या फिर कानून का प्रभुत्व। तो ऑप्शन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है क्या? कानून का महत्व या फिर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। अगला हमारा प्रश्न है आज का
54 नंबर कि एक सामान्य पूर्वज किंतु दो भिन्न पत्नियों से उपजे संतान को एक सामान्य पूर्वज किंतु दो पत्नियों से जन्मे दो व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, सिंपल सा इसका मतलब है, इसको कोई समझाने की जरूरत नहीं है। इसका क्या होगा आंसर? सौतेला कहते हैं। क्या कहते हैं? सौतेला। कौन सा ऑप्शन नंबर है? ये ऑप्शन नंबर 2। तो 54 क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 55 हमारा क्वेश्चन नंबर है, यह इंपॉर्टेंट है, लीगल का प्रश्न है कि चार्जशीट जो होती है वह किस में दाखिल की जाती है? क्रिमिनल ऑफेंस में, सिविल ऑफेंस में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल केस में, या फिर प्रॉपर्टी केस में? ध्यान दीजिए, जब भी आप कोई पिक्चर देखते होंगे तो उसमें जब कोई मारपीट करके जाता है तो बोलता है, जो विलन होता है या जो पुलिस वाला जो विलन के रोल में होता है वो बोलता है मैं तुम्हारे पास ऐसा चार्जशीट लगाऊंगा कि तुम कभी बाहर आओगे नहीं। तो क्या करके गया होता है? मारपीट। मारपीट क्या है? क्राइम है। तो क्रिमिनल केसेस में क्या लगता है? वो क्या लगता है? चार्जशीट लगता है। तो ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल केस इसका उत्तर होगा। क्रिमिनल केस में ही क्या लगता है? चार्जशीट दाखिल होती है। चार्जशीट का मतलब क्या होता है? जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जिस सेक्शन जिस धारा के अंतर्गत लगाए गए हैं, वही क्या कहलाती है? चार्जशीट कहलाती है। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? इसका उत्तर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 3, अर्थात फौजदारी मामले या फिर क्या? क्रिमिनल केस। तो 55 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 56 की कि सम्मन शब्द किससे संबंधित है? जो सम्मन शब्द है वह किससे संबंधित है? वह है सिविल मामलों से। तो आप 56 का क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 1 कि सम्मन शब्द किससे संबंधित है? तो सम्मन शब्द संबंधित है किससे? सिविल मामलों से। किससे है? सिविल मामलों से संबंधित है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है आज का कि 57वां कि अवयस्क द्वारा किया गया करार। अवयस्क द्वारा किया गया करार। क्वेश्चन नंबर क्या है? 57 है। ध्यान दीजिए कि अब आपको यदि कॉन्ट्रैक्ट पढ़े होंगे तो उसमें बात की गई है कि किसी माइनर या फिर अवयस्क द्वारा किया गया कोई भी करार क्या होता है? शून्य होता है। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट करिए और लिख लीजिए कि यह प्रश्न पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, एज इट इज पूछ लिया जाता है कि अवयस्क द्वारा किया गया करार होता है शून्य, शून्यकरण या फिर अवैध। तो आपका उत्तर क्या होगा? रट लीजिए इसको कि अवयस्क यदि है, माइनर है और वह कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होता है तो वह जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वह क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? वायर्ड होगा। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका 57 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? 3 सही होगा। लगा लीजिएगा टिक कि अवयस्क द्वारा किया गया करार क्या होता है? शून्य होता है। अब हम क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं कि 58। अब ध्यान दीजिए, यदि पूछा है कि कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज मस्ट बी, मतलब संवैधानिक पक्षकारों के लिए क्या अनिवार्य है? तो ऑप्शन है स्नातक होना, संपत्ति का स्वामी होना, मैट्रिक परीक्षा का उत्तीर्ण होना, या फिर संतुलित मस्तिष्क का होना। तो ध्यान दीजिए, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि यदि आप कॉन्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों के बीच मानसिक संतुलन हो, मतलब कि उस कार्य को करने के लिए एक सही नीयत हो। पता चले इसके मन में फ्रॉड है, उसके मन में फ्रॉड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अर्थात दोनों के बीच एक संतुलित मस्तिष्क का होना आवश्यक है। जरूरी नहीं कि आप स्नातक हो, आप मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण हो, या फिर आपको संपत्ति पर आपका स्वामित्व हो, लेकिन आपका संतुलित होना मस्तिष्क का आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर उत्तर जो सही होगा 58 का वह क्या होगा? 58 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही होगा। क्या? कि संतुलित मस्तिष्क का होना या फिर हैव साउंड माइंड। आपको ज्ञात हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट में घुस रहे हैं, पता चले आप अनसाउंड पर्सन है, पागल हैं, आपको पता ही नहीं, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, तो वह मायने नहीं रखता। जैसे कि मैंने बताया ना कि माइनर के द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शून्य होता है, ठीक उसी प्रकार अनसाउंड माइंड या फिर जो पागल व्यक्ति होता है उसके द्वारा किया गया भी क्या होता है? वो वायर्ड होता है। तो 2 चीज़ें थी। अब अगला हमारा प्रश्न है 59 कि 2 पक्षकारों द्वारा किसी विवाद के समाधान के लिए नियुक्त व्यक्ति को क्या कहते हैं? ये मैंने क्वेश्चन लीगल और मैगजीन्स के माध्यम से भी आपको बताया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 59 है। पूछा क्या है कि मान लीजिए 2 लोगों के बीच में विवाद हो गया और उनको सुलझाने के लिए जिस व्यक्ति की मध्यस्थता होती है, जो व्यक्ति उसको सुलझाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्या? मध्यस्थ। क्या बोलते हैं? मध्यस्थ। या फिर मैंने इंग्लिश में इसकी चर्चा की थी आप लोगों के साथ, उसको क्या बोला था मैंने?
ट्रेटर, क्या आर्बिट्रेटर बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, मध्यस्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्यस्थ। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। जो दोनों के बीचों के झगड़ों को सुलझाता है, जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है झगड़े को सुलझाने के लिए, उसको मध्यस्थ बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। आज का हमारा 60वां जो क्वेश्चन है कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है। जो भारत का वित्त आयोग है, क्या किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, वित्त आयोग की, किसकी, वित्त आयोग की। तो वित्त आयोग जो है उसका प्राथमिक कार्य क्या है कि राजस्व का बंटवारा, किसका, राजस्व का बंटवारा। अब राजस्व का बंटवारा किसमें किसमें होगा, दो ही तो हैं, सेंट्रल और क्या है, स्टेट है। तो सेंट्रल और स्टेट में ही राजस्व का बंटवारा क्या कहलाता है, इसका वित्त आयोग का प्रथम कार्य है। अब वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि वित्त आयोग जो है क्या यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय से मतलब है कि क्या इसकी संविधान में चर्चा की गई है। जी हाँ, बिल्कुल की गई है। तो कहाँ की गई है, पहला पॉइंट कि यह क्या है, संवैधानिक निकाय है। क्या है गुरु, संवैधानिक निकाय। ये बात ध्यान रखिएगा, जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने हर एक पॉइंट को नोट करके खास आपके लिए पूरी संकलन तैयार की। यदि आप इन चीज़ों को देख लेते हैं पूरा डिटेल में, तो मेरी गारंटी है आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो पहली चीज़ वित्त आयोग से कि वह क्या है, एक संवैधानिक निकाय। और दूसरी चीज़ पूछ ली जाएगी कि वित्त आयोग का वर्णन कहाँ पर अनुच्छेद है। तो वह अनुच्छेद जो 280 है हमारे संविधान का, वह हमें हमारे वित्त आयोग के बारे में बताता है। और तीसरी चीज़ जो आपसे पूछी जाएगी कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, या फिर वर्तमान में कौन सी वित्त आयोग चल रही है। तो वर्तमान में जो कौन सी है, 15वीं है। कौन सी है, 15वीं है। और 15वीं के पूछ देगा कि अध्यक्ष कौन है, तो वह कौन है, NK सिंह। अच्छा, मान लो 15वीं नहीं पूछ दे, 14वीं पूछ दे, तो 14वीं कौन थे, YV रेड्डी। 14वीं का नहीं पूछ दे तो कहाँ तक पूछ सकता है आपसे, 13वीं तक। 13वीं कौन है, विजय केलकर। अब लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि आपसे ये वाला पूछा जाए, 15वां कौन सा, NK सिंह। अच्छा, इतना ना पूछ दे, कभी कभी पूछता है पहला, मतलब कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वह कौन थे, KC नियोगी। कौन थे बेटा, KC नियोगी। तो हमने इतने चीज़ों को जान लिया। वित्त आयोग से क्वेश्चन एक आया था, हमने लगभग 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए वित्त आयोग से। अगला हमारा प्रश्न है आज का, क्या कि ऑस्टिन के अनुसार विधि प्रधान शासक का आदेश है, आदेश में निहित है कर्तव्य एवं मंजूरी, आदेश का सातत्व क्या है। मुझे बस इसका आंसर पता है, इसका डिटेल में वास्तव में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आंसर जो है अकॉर्डिंग टू आपकी क्या करते हैं, आंसर की वो ऑप्शन नंबर 4 है कि अवज्ञाकारिता के लिए दंडित करने की शक्ति एवं उद्देश्य। ठीक, इसका ये होगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं, इसमें इसके डिटेल में चर्चा नहीं कर सकता। तो आपका 61 जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 61, उसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आप टिक लगा लीजिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 62वां, वह है कि द्विविवाह अर्थात बाइगेमी का मतलब क्या होता है। देखिए, बाइगेमी का मतलब होता है कि सिंपल सी बात कि आप मैरिज बाई वेन सेकेंड मैरिज। देखिए, द्विविवाह का मतलब होता है कि एक पहली विवाह का होते हुए दूसरी विवाह में इंटर करना। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि एक दूसरी पत्नी का होना, एक दूसरे पति का होना, दूसरी विवाह कायम रहते हुए। अब ध्यान दीजिए, पहला विवाह कायम रहते हुए, देखिए दूसरी विवाह कायम रहते हुए किसी से विवाह करना, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें मैक्सिमम लोग टिक क्या लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे। और टिक को क्या लगाएंगे कि दूसरी विवाह कायम रहते, पहले विवाह के कायम रहते हुए यदि वो दूसरा विवाह करता है तब वह बाइगेमी होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या है, दूसरा विवाह, मैरिज बाई वन द सेकेंड मैरिज इज स्टिल फोर्थ, मतलब कि सेकेंड पहले से पहला कर रहा है, ये नहीं होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला होगा कि एक दूसरी पत्नी का होना, मतलब पहली से उसकी एक पत्नी है, वो उसके बाद भी अगला विवाह कर रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, बाइगेमी कहलाएगा। बाइगेमी का मतलब होता है कि मैरिज वाइल बिकमिंग अ फर्स्ट मैरिज इज स्टिल अलाइव, मतलब यही होता है। अगला तो आपका 62 का ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। अगला तो 63 प्रश्न है, वह कि संसदीय व्यवस्था, भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वह किस देश के समान है। भारत की जो संसदीय व्यवस्था है यह
किस देश के समान है? तो यह किसके? कनाडा की, जर्मनी की, ब्रिटेन की, फ्रांस। तो इसका सही एकदम आसान सा उत्तर है, सबको याद होगा, तो इसमें कोई डिटेल में चर्चा करने की चीज़ें नहीं बनती। तो क्या होगा? ब्रिटेन होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सामाजिक एकबद्धता किसके लिए आवश्यक है? तो सामाजिक एकबद्धता आवश्यक किसके लिए? सोशल लाइफ या फिर सामाजिक जीवन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सामाजिक एकबद्धता किसके लिए आवश्यक है? सोशल सॉलिडिटी किसके लिए नेसेसरी है? या सोशल लाइफ के लिए नेसेसरी है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 65वां, वह किसके लिए? कि संविधान के अनुसार भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। अब पूछा है कि इस पंथ निरपेक्ष का मतलब पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे किसका मतलब पूछा है? पंथ निरपेक्ष का। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। क्या? कि राज्य का कोई भी धर्म, निरपेक्ष का मतलब नहीं होना। तो पंथ मतलब किसी भी पंथ को, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। तो यही आपका उत्तर सही होगा। कोई धर्म नहीं होगा मतलब वो क्या करेगा? तो सभी धर्मों को समान आदर देगा। तो ऑप्शन क्या है? कि राज्य धार्मिक पूजा पर प्रतिबंध, गलत है। राज्य को अपने धर्म पर नागरिकों का निजी विषय मानता है तो धर्म के आधार पर कोई प्रतिभेद नहीं करेगा, ये भी नहीं हो सकता। राज्य धर्म को प्रोत्साहित करता है, गलत बात। तो कोई भी धर्म राज्य का नहीं होगा, सही बात। अर्थात धर्म पंथ निरपेक्ष मतलब कोई भी धर्म राज्य का नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 45 क्वेश्चन शुरुआत की थी और कुल 65 क्वेश्चन तक हमने आज इस वीडियो में जाना। तो वीडियो में यदि कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो कैसी लगी ये भी साथ में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। जितने भी स्टडी मटेरियल ग्रुप में आपके हैं, जितने भी ग्रुप आपके LLB वाले हैं, जितने तैयारी करने वाले दोस्त हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।